नमस्कार साथियों। तो पिछले वीडियो में हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे कि उसमें अकु विसर्जनम कंठा इचुसनम तालु ऋतुरसनम मूर्धा ऋतुलसनम दंता उपदना ओष्ठ एदयितो यम गर्णाम नासिका च एदयितो कंठ तालु ओदवतो कंठोष्टम वकार से दंतोष्टम। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये कुल मिला के कितने सूत्र थे, मतलब कल वाली वीडियो में 11 सूत्र के समथिंग थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण है उनका वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न या यत्न। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं जो हमारे द्वारा प्रयत्न किया जाता है तो उसके आधार पर क्या वर्णों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न और यत्न स्थान पर के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज हम, वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रयत्न और यत्न स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न दोनों में किया जाता है। तो आपको बिल्कुल इसका कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, इसको याद रखना है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न और यत्न का 2 भागों में वर्गीकरण, आभ्यंतर और बाह्य में। आभ्यंतर 5 प्रकार के और बाह्य 11 प्रकार के। और आभ्यंतर 5 प्रकार के कैसे होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप आभ्यंतर प्रयत्न का शायद ऐसा आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरीके का कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे अभी कि आपको 100% याद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है। तो क्रम याद रखना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँ कैसे याद रखना है। पहले याद रखना है स्पृष्टम, इसको याद रख लिया तो आपको ये सब याद रह जाएंगे, स्पृष्टम। उसके बाद याद रखना है इसका इसत, मतलब यानी कि थोड़ा, या मतलब यानी कि कम के रूप में इसका प्रयोग होता है इसत का। इसत स्पृष्टम, स्पृष्टम के बाद में क्या आ गया, इसत स्पृष्टम। तो ध्यान रखना है इसत के बाद में फिर इसत आएगा, इसत विव्रतम, फिर विव्रतम। तो याद हो गया होगा आपको स्पृष्टम। उसके बाद में इसका इसत मतलब थोड़ा, इसत का जो अर्थ लिया जाता है थोड़े के रूप में लिया जाता है या कम के रूप में लिया जाता है। स्पृष्टम के बाद इसत स्पृष्टम, फिर इसत विव्रतम, फिर विव्रतम, फिर संव्रतम। तो विव्रत डबल बार, स्पृष्ट एक मतलब डबल बार, और संव्रत एक बार। तो ऐसे याद रखना आपको इस क्रम को। तो आपको 100% गारंटी से ये याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा, तो ये आपको याद हो गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पृष्टम मतलब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श या मतलब हमने उदित वर्ण भी बोलते हैं उनको, स्पर्श व्यंजन को। ये 25 होते हैं, हमने पढ़ दिया है। तो 25 कौन कौन से होते हैं, कादियो मवसानम स्पर्शा, हमने शायद ये सूत्र पढ़ लिया होगा पहले। कादियो मवसानम मतलब कै आदि, कादियो मतलब कै आदि में, मतलब कै प्रारंभ में, मैं वसानम मैं अंत में। तो कै और मैं के बीच में मतलब उनको सम्मिलित करते हुए 25 वर्ण होते हैं, मतलब 5 वर्गों के। ठीक है, तो स्पर्शा, तो ये स्पर्श वर्ण होते हैं। तो स्पृष्टम का मतलब स्पर्श वर्ण कितने हो गए, 25। इसत स्पृष्टम मतलब इसमें थोड़ा जीभ हमारी मतलब यानी टच होती है, स्पर्श करती है, कम टच करती है, मतलब वो हो गया यणो अंतस्तः, मतलब यण वर्ण। यण प्रत्याहार बन गया, य व र मतलब है व रट है, और लण जो 22 सूत्र 5 और 6 से बना, य व र और ण का है व रट है, ट का तो यहाँ पे लोप हो गया। उसके बाद में ण का लोप हो गया। तो य व र ल मतलब अंतस्वेदन आप जानते हैं, तो वो किस में आएगा, इसत स्पृष्टम में। आपको ये लग रहा होगा कि मतलब अभी मैंने बताया था कैसे याद होगा, लेकिन आपको अभी ये कंप्लीट बनाने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि भाई कैसे याद होगा। तो यणो अंतस्था, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 100% याद रखना है। कादियों सनम मतलब कै आदि में और मैं अंत में स्पर्शा। ठीक है, ऐसे यणो अंतस्था मतलब यण वर्ण अंतस्थ वर्ण तो कहलाते हैं। यण प्रत्याहार है यहाँ पे। ठीक है, सल भी यहाँ पे प्रत्याहार है। ठीक है, सल उस्वर्णम, तो सल प्रत्याहार के अंदर उस्वर्ण आते हैं, सर हल, तो र और ल का लोप हो गया। आपको माइसर सूत्र देखना पीछे जाके कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, मैंने बताया था। तो सल उस्माण मतलब स जो क्या हो गए, इसत विव्रतम में आ गए। उसके बाद विव्रतम में क्या आ गए, स्वर मतलब जो 13 के 13 अचस्वराहा, मतलब अचस्वराहा विव्रतम में आ गए। स्वव्रतम में जो खंडाकार अ होता है, मतलब अनुनासिक वाला वो अ होता है, वो आधा है, मतलब प्रक्रिया दशा में विव्रतम। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो खंडाकार अ होता है, वैसे नॉर्मल अगर दे दिया जाता है अवग्रह चिन्ह क्या होता है, संव्रतम, लेकिन ऐसे दे दिया जाता है अवग्रह चिन्ह प्रक्रिया दशायतम, मतलब तो क्या होगा, ये विव्रत होगा। यहाँ दे रखा ना ये सूत्र से, प्रक्रिया दशायतम
प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव, मतलब यानी जो प्रक्रिया दशा में ये तुरंत विवृत हो जाता है। तो मैंने मतलब इसको ध्यान से देखा तो मतलब ज़्यादातर सभी बच्चे इसमें गलती करते हैं, प्रक्रिया दशा में संवृत कर देते हैं। प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव मतलब खालिस्तान दे सकता है तो इसमें लिखता है अपन को विवृत में, मतलब प्रक्रिया दशा में। अगर ऑप्शन में देता है विवृत में हो संवृत में हो तो अपन को विवृत लगाना है, ठीक है, प्रक्रिया दशा में, न कि प्रयोग दशा में। प्रयोग रियोग दशा कुछ भी नहीं करनी है। यहाँ पे अगर खालिस्तान यहाँ पे आ जाए तो खालिस्तान विवृत में हो, ठीक है। तो ये खंडाकार या अवग्रह चिन्ह किस क्या होता है, प्रक्रिया दशा में विवृत में हो, तो प्रक्रिया दशा में क्या होता है, विवृतम होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है ये सब, हम जैसे ही व्यंजन चालू करते हैं, क्या खाए क्या क्या गड़ा है, तो मैं तक चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं तक चल गया तो स्पष्ट हो गया। अब मैं से कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद मैं के बाद में यह वह रल है। संस्कृत में क्रम ऐसे चलता है और हिंदी में यह रल चलता है, तो यह वह रल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्रम होता है, ल के बाद स है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्रम से याद हो गया ना। इस तरीके से इनका भी क्रम याद रखना है, तो इनका क्रम याद रखते हुए इनको लिंक करते जाना है। मतलब शुरुआत के जो 25 वर्ण है वो इस पृष्ठम के साथ, फिर अपन को इस पृष्ठ के बाद याद है इस अति स्पृष्ट, तो इस अति स्पृष्ट के बाद हमको पता है कि भाई मैं के बाद में क्या आता है, ये व रल है। तो मतलब इधर का क्रम और इधर का क्रम दोनों सीक्वेंस बनाते हुए चलना है। मतलब 25 इसमें आ गए तो ये व रल है, ये व रल है, मतलब बाद के चारों इसके साथ लिंक हो जाएंगे, लेकिन ये भी क्रम याद होने चाहिए। तो इनका तो क्रम हमको याद रहता है, ये मैं के बाद में यह व रल आता है, फिर स है आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, मतलब यहाँ पे फंडा ऐसे याद रखना है। वैसे भूल जाते हैं, इसका क्रम याद रखना है, इस पृष्ठम फिर याद रखना। अपन को याद आ गया कि 25 वर्ण आते हैं इसमें, उसके बाद के इसत स्पृष्ट याद हो गया, तो उसके बाद में अपन को याद आएगा म के बाद में तो यह व रल आता है, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। फिर अगर हम क्रम चूक गए और विवृतम याद आ गया तो हमको ये क्रम तो याद रह जाएगा और विवृतम को इसमें टिक कर देंगे, लेकिन हमको क्रम याद रखना है। फिर हमको याद आएगा इसत विवृतम, मतलब इसत साथ साथ में था, इसत विवृतम, उसके बाद में लक को छोड़ के फिर हम चालू करते हैं स है। तो इस तरीके से क्रम से याद रखना है, माइंड में सोचिए तब जाके समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके इनको याद रखना है एज इट इज़, ओके। तो अब चलते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर मतलब बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और स्वर को मतलब स्वर और व्यंजनों को कैसे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अभी। तो कुल मिला के अब यहाँ पे संस्कृत में मतलब जो बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, तो हमने आभ्यंतर प्रयत्न का तो पढ़ लिया, 5 होते हैं, स्पृष्टम, इसत स्पृष्टम, इसत विवृतम, विवृतम, संवृतम। और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। 11 कैसे होते हैं, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। और इनके अलावा 3 और होते हैं, वो है उदात, अनुदात व स्वरित, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखना है एक साथ तीनों को, फिर एक साथ तीनों को। विवार श्वास अघोष वाले वर्ण स्वार नाद घोष नहीं होंगे और स्वार नाद घोष वाले विवार श्वास अघोष नहीं होंगे, मतलब दोनों का बिल्कुल पृथक सिस्टम है। खर और हस प्रत्याहार से हम इनको समझेंगे, ठीक है। तो विवार श्वास अघोष को एक साथ कैसे याद रखें, इसका फंडा मैंने बनाया है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। विवार मतलब नाक के छिद्र, विवार का मतलब छिद्र तो होता है, लगभग हम सोचते हैं उस मायने में छिद्र होता है। विवार का मतलब सोचो कि छिद्र होता है, वास्तव में होता होगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन सोच के देखिए। विवार का मतलब छिद्र, कुछ ऐसा लगेगा। विवार मतलब छिद्र, नाक के छिद्र। श्वास मतलब सांस ले रहे हैं। अघोष मतलब कभी सांस लेते समय आवाज़ नहीं आती, मतलब उतनी, जैसे कि कुछ लोगों को खर्राटे भरने की आदत होती है तो सांस लेते समय तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो आवाज़ आती है। तो उस तरीके से मैंने ट्रिक बताई है, आप कुछ भी बना के याद रख सकते हैं। मेरी ट्रिक तो यही है कि विवार मतलब नाक के छिद्रों से, मतलब जैसे ही विवार श्वास, नाक से मतलब हम श्वास लेते हैं, छिद्रों से श्वास लेते हैं। अघोष मतलब कोई घोष मतलब यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जैसे संवार, संवार नाद घोष मतलब जैसे ही संवार का मतलब, विवार का मतलब हमने यहाँ पे छिद्र ले लिया, संवार का मतलब जैसे बाहर निकालते हैं। नाद घोष मतलब नाद घोष, नाद का मतलब ही आवाज़, घोष का मतलब ही आवाज़ होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हैं, कोई भी व्यक्ति जो खर्राटे भरने वाला होता है श्वास को बाहर निकालता है, तुरंत आवाज़ होती है। तो एक याद हो गया तो वैसे ही अगला तो तुरंत याद हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। विवार श्वास अघोष याद हो गया एक साथ,
तो सवारनाद घोष तो ऑटोमेटिक फिर बचा ही क्या, सवारनाद घोष ही बचा, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो विवार श्वास अघोष को कैसे साथ साथ याद रखना, वो ये ट्रिक आपको शायद पसंद आई होगी। विवार मतलब नाक के छेदों से श्वास लिया, तो सांस लेते समय अघोष मतलब कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, सवारनाद घोष मतलब एक ही वर्ण होते हैं ये, और विवार श्वास अघोष एक ही वर्ण होते हैं, ठीक है। तो क्या है इनका लफड़ा, तो हमने पढ़े थे प्रत्याहार, खर प्रत्याहार विवार श्वास अघोष होते हैं, और हस प्रत्याहार सवारनाद घोष होते हैं। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, सवारनाद घोष को, ठीक है। तो हिंदी का लफड़ा थोड़ा और संस्कृत का लफड़ा थोड़ा अलग अलग है, हिंदी से मैच नहीं कीजिएगा घोषा घोष को, हिंदी में थोड़ा स्वरों को काउंट किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ठीक है। तो हस हमने पढ़ा था 5वां माहेश्वर सूत्र, देखिए आपकी कॉपी में उठा के अभी, है या वह रहता है, है या वह रहता है, और उसके बाद में क्या नाम है, स पे आके रुकते हैं, तो है या वह रह, ट का लोप हो गया, फिर ल ण, फिर ण का लोप हो गया, ठीक है। उसके बाद में 5वां वर्ण आता है, उसके बाद में यम गणनम में, उसके बाद में चौथा वर्ण आता है झब इ, झब इ के बाद गढ़ दस है, उसके बाद जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, तो स हलगम वाले पे आके रुकना है। तो कुल मिला के हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हो गए तो आपको बिल्कुल ये तुरंत याद हो जाएगा कि घोष में कौन कौन से आते हैं, है या वह, उसके बाद में तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, ठीक है। तो तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण ये आ गया, और उसके बाद में है या वह आ गया, ठीक है। तो हस प्रत्याहार किसके अंदर आता है, घोष के अंदर। तो आपको प्रत्याहारों से याद रखना है, वैसे याद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो प्रत्याहार पहले याद करिए, मतलब प्रत्याहार याद करने से पहले माहेश्वर सूत्र याद करिए। जैसे ही ये आज मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको उसका स्पेशल वीडियो दिया जाएगा माहेश्वर सूत्रों का, तो आपको उससे शायद 100% याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हस प्रत्याहार से तो ये आ गया, मतलब उसके बाद स के बाद क्या चालू होता है, ख फा छठा था, ख फा छठा था, चाटा तब, मतलब उसके बाद जस्ट स के हस के बाद में ख चालू हो जाता है, और र पे जाके ख़त्म हो जाता है। हल को इसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि है पहले ही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इसलिए अंतिम वाले को काउंट नहीं करते। तो खर प्रत्याहार आप अभी जो माहेश्वर सूत्र है वो सामने रख के बैठिए, आपको समझ में आएगा 100%। ख देखिए वहाँ पे है, स से समाप्त हुआ, तो ख पा छठा था, चट तब है, ठीक है, क पाइया है, स र, ठीक है। तो यहाँ तक ख से र तक ख़त्म कर दिया, तो इसमें पहला या दूसरा वर्ण आ गया, और इसके बाद स आ गया, ठीक है। तो खर प्रत्याहार वाले वर्ण पहला दूसरा और स आघोष में आएंगे। तो इन तीनों को एक साथ याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई दी है। अब आते हैं अल्प प्राण महाप्राण, 6 तो ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद 7वां और 8वां, ठीक है। फिर 8 के बाद 3 और बचेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने इनकी भी कुछ ट्रिक बनाई है। अल्प प्राण मतलब, अल्प प्राण का मतलब घोष होता है, मतलब मैंने कुछ इस तरीके से रिलेट किया है कि अल्प प्राण मतलब घोष के साथ रिलेट किया। अल्प का मतलब छोटा वाला, घोष का मतलब भी छोटा वाला ही, कुछ ऐसे तरीके से रिलेट करके देखो। मेरे मायने में तो मैंने ऐसे रिलेट किया है, अल्प प्राण मतलब छोटी चीज़, तो घोष भी छोटी चीज़ हुई। अघोष मतलब थोड़ा बोलने में थोड़ा बड़ी चीज़ लगती है, उस तरीके से महाप्राणी बड़ी चीज़ लगती है। तो कैसे रिलेट किया, इसमें भी 2 पहला और दूसरा आता है, इसमें भी 2 आते हैं, लेकिन इसमें दूसरा चौथा आता है। इसमें सम वाले आते हैं दूसरा चौथा क्रम से, इसमें ऐसे ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता, लेकिन इसमें भी 2 ही आते हैं। और घोष में 3 आते हैं, 3, 4, 5 मतलब तीनों स्थान आ जाते हैं वर्णों के, मतलब यानी कि वर्ग के। इसमें भी अल्प प्राण मतलब यानी कि अल्प प्राण छोटी चीज़, घोष भी छोटी चीज़ मैंने मानी है मेरे मायने में मतलब 1, 3, 5 मतलब 3 इसमें लिए जाते हैं, 3 इसमें लिए जाते हैं। लेकिन इनका क्रम तो अपन को प्रत्याहार से याद रखना है, और इनका डायरेक्टली याद रखना है 1, 3, 5 मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक। विषम वाले तो अल्प में लिए जाते हैं, और महाप्राण वाले मतलब यानी किस में लिए जाते हैं, मतलब यानी सम में लिए जाते हैं, 2 और 4। तो याद रखना है यहाँ पे 1, 3, 5 और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, और 2, 4 मतलब 2, 4 का मतलब समझ गए ना आप। 2, 4 का मतलब ख और घ, मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, ऐसे नहीं कि क वाले का, क चटा तप का, ठीक है। तो दूसरा चौथा और स है मतलब उसमें वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो आपको याद रखना है अल्प प्राण में 1, 3, 5 प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का 2, 4। और इसमें अंतस्थ आता है, उसमें महाप्राण मतलब उसमें, मतलब उष्मा अधिक नहीं, उष्मा निकल रही है, मतलब उष्म वर्ण थोड़े बोलने में बड़े लगते हैं, तो महाप्राण का मतलब बड़ी चीज़, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। आपको इनको कंठस्थ याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई
यह वह र और स दे दिया, यह वह र स दे दिया, तो ऐसे कहेगा महाप्राण कौन सा है, तो अपन को स पे टिक करना है, ठीक है। तो अब बचे उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित कैसे याद रखना है? स्वरित मतलब लास्ट में याद रखना, उदात छोटा, उसके बाद फिर अनुदात थोड़ा बड़ा अक्षर हो गया, उसके बाद स्वरित, ठीक है। उदात शुरुआत में याद रखना है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी हिस्से से होता है, मुख तालु के ऊपरी हिस्से से होता है, ये इनकी परिभाषा ज़्यादा याद नहीं रखनी, केवल नॉलेज के लिए, ज़्यादा आएगा नहीं इसमें से। मुख तालु के ऊपरी हिस्से से होता है, उच्चे रुदात, ये सूत्र है इसका, ठीक है। तो इन सूत्रों को याद रखना, नीचे रुदात मतलब ये परिभाषा से याद हो जाएंगे। जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी भाग से किया जाता है उन्हें उदात कहते हैं। मतलब उदात सिंपल सीधे साधे होते हैं, इनमें कोई मात्रा कुछ नहीं लगी होती, ए आई ओ औ तक मतलब स्वरों को काउंट किया जाता है। और उदात, अनुदात, स्वरित ये तीनों स्वर ही होते हैं, इनमें व्यंजन को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे अनुदात नीचे ही दात, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के नीचे वाले भाग से किया जाता है उन्हें अनुदात कहते हैं। अनुदात में नीचे की तरफ ये आड़ी रेखा होती है, हर जो वर्ण है उसके नीचे आड़ी रेखा होती है। ऐसे औ तक आड़ी रेखा जिस भी वर्ण के नीचे, अगर ऑप्शन दे दिया जाए ए आ ई और ऊ के नीचे आड़ी रेखा, तो अनुदात कौन सा, तो ऊ हो गया, आड़ी रेखा वाला अनुदात होता है नीचे, और सिंपल इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हो उद्दात होता है। स्वरित, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के मध्य भाग से होता है, मतलब समाहार है, स्वरित है, इस सूत्र को याद रखना है। मतलब इनकी पहचान क्या है, ए आ ई औ तक लिखना है, प्रत्येक के ऊपर ये खड़ी रेखा होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इनको नॉलेज के रूप में ऐसे याद रखना है, इनके ये सूत्रों को याद रखना है। ऑप्शन क्या वो खालिस्तान के रूप में भरवा सकता है ऑप्शन देके, ठीक है। उच्चरे दुदात मतलब जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी स्थान से, जिन स्वरों उदात होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के निचले स्थान से अनुदात होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण मुख तालु के मध्य भाग से होते हैं स्वरित कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान याद रखनी, उदात सिंपल सीधे साधे होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। वो अनुदात में नीचे, अनु मतलब थोड़ा इस तरीके से लगता है कि नीचे की तरफ, अनु पीछे नीचे, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या होती है, आड़ी रेखा होती है प्रत्येक में। स्वरित में प्रत्येक में डंडा लग जाता है ऊपर की तरफ खड़ा वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो अब तक हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और आज वर्ण विचार का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद में आपके लिए माहेश्वर सूत्रों का कैसे याद रखना है, कैसे मतलब जो शॉर्टेस्ट वीडियो है और मास्टर वीडियो माहेश्वर सूत्रों का वो लाया जाएगा, आप उससे माहेश्वर सूत्रों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों के बाद संधि टॉपिक चालू होगा हमारा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।